Welcome friends, in this video we are going to learn about economics and the most accepted definitions of economics. If you are going to learn any new subject or economics, it is essential to start from the basics so that you can get an overview of the subject and its scope. So following the same convention, we shall introduce first you to the most accepted definitions of economics. In this video we are going to learn about the most three accepted definitions of economics and at the end we shall introduce our definition of economics, what we have understood about economics and what is economics. So first definition we are going to discuss is Adam Smith's wealth definition of economics, then Marshall's welfare definition of political economy, Lionel Robbins' scarcity definition of political economy, and at the last we are going to introduce you to the economist's post definition of economics. So let's start with the Adam Smith's definition of economics. Adam Smith's definition of economics is also known as the wealth definition of economics because he has tried to define economics in terms of wealth. His main focus was on wealth. So to start with his definition, let's go. एडम स्मिथ कहते थे कि जो बेसिक एम होता है किसी भी इकॉनमी का, उसको पावरफुल बनाना और उसे अमीर बनाना है. द ग्रेटेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी पॉलिटिकल इकॉनमी इज टू इंक्रीज वेल्थ. सो एडम स्मिथ ये हैं, ये उनकी फ़ोटो है, ये एडम स्मिथ का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, उनके जो आइडिया का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो था किसी भी इकॉनमी को पावरफुल बनाना ही उस इकॉनमी का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है. लेकिन ये डेफिनेशन वक्त के साथ साथ फीकी पड़ गई कि लोगों ने कहा कि एक नैरो डेफिनेशन है. क्यों ये नैरो डेफिनेशन है? लोगों ने कहा कि उन्होंने सब्जेक्ट को सिर्फ वेल्थ तक ही महदूद कर दिया है, तो इससे जो सब्जेक्ट का जो स्कोप है वो नैरो डाउन होता है. सो सिर्फ वेल्थ ही किसी भी इकॉनमी का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है. इकॉनमी का ऑब्जेक्टिव कुछ अलग होता है, लेकिन वेल्थ से वो ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाता है. जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये वेल्थ से होता है. कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये वेल्थ से होता है. लेकिन उन्होंने कहा था कि वेल्थ ही एंड है. अचीवमेंट ऑफ वेल्थ इज़ द एंड ऑफ एवरी पॉलिटिकल इकॉनमी. लेकिन ऐसा नहीं है. जो एंड है वो है अचीवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजप्शन और फॉर प्रोडक्शन. जो लिटरेरी मैन थे या सोशल रिफॉर्मर्स थे उस वक़्त के, उन्होंने पॉलिटिकल इकॉनमी को एक डिस्पेल साइंस कहा, एक गॉस्पेल ऑफ मैमून कहा था, क्योंकि उन्होंने समझा इकोनॉमिक्स का जो मकसद है वो सिर्फ इस बात को समझना है कि वेल्थ को किस तरह से एक्यूमुलेट किया जा सके. लेकिन वेल्थ एक्यूमुलेशन इज़ नॉट, एज वी नो टुडे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स. सो लोगों को गलत फहमी हुई कि इकॉनमी का जो मकसद है वो ये समझना है कि हम किस तरह से वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकें, बट दिस इज़ नॉट द केस टुडे. सो जो सेंट्रल फोकस होता है किसी भी इकॉनमी का, वो होना चाहिए वेलफेयर और चॉइस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए. जो बाद में इकोनॉमिस्ट्स आए, उन्होंने कहा कि किसी भी इकॉनमी का जो मकसद होना चाहिए वो वेलफेयर होना चाहिए और चॉइस प्रॉब्लम होना चाहिए. लोगों का वेलफेयर किस तरह से बढ़ाया जा सके और चॉइस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सके. आगे हम देखेंगे कि चॉइस प्रॉब्लम क्या. फिर बाद में आए अल्फ्रेड मार्शल साहब. उनकी डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वेलफेयर पे ज़्यादा फोकस दिया है. ये अल्फ्रेड मार्शल साहब है. सो उनका जो कहना था कि पॉलिटिकल इकॉनमी क्या है, ये सब्जेक्ट है जो इस बात का पता लगाता है कि एक इंडिविजुअल या एक सोसाइटी किस तरह से प्रोडक्शन करती है, किस तरह से रिसोर्सेज अचीव करती है और किस तरह से रिसोर्सेज को डिस्पोज करती है. किस लिए?
ताकि उनका जो मटेरियल वेल बीइंग बढ़ जाए, या वो मटेरियली वेल साउंडेड हो जाए, मटेरियली वेल ऑफ हो जाए। तो ये एल्फ्रेड मार्शल साहब का कहना था। उनका कहना था कि इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो इस बात का पता लगाता है कि इंडिविजुअल्स और सोसाइटी किस तरह से रिसोर्सेज को अचीव करते हैं और किस तरह से उन रिसोर्सेज को डिस्पोज करते हैं, ताकि वो अपना मटेरियल वेलफेयर बढ़ा सके। देखिए उन्होंने क्या बात की है मटेरियल वेलबींग को लेकर, लेकिन उनके डेफिनेशन, उनके आइडिया के भी कुछ शॉर्टकमिंग्स थे, जैसे कि उन्होंने मटेरियल वेलफेयर को ज़्यादा ध्यान में लिया। नॉन मटेरियल वेलफेयर जो दैट इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट of every individual and of every society, that was ignored in his definition, in his idea. So उनको इसलिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर लिया गया कि उन्होंने नॉन मटेरियल वेलफेयर को इग्नोर किया है। तो और उनको इस बात के लिए भी क्रिटिसाइज़ किया गया है क्योंकि उन्होंने मटेरियल थिंग्स तक ही इकोनॉमिक्स को महदूद कर दिया, क्योंकि नॉन मटेरियल थिंग्स आर आल्सो discussed in economics, are also solved in economics. The problems related to non-material things are also solved in economics, also fall in the ambit of economics. जैसे कि pollution हो गया, उसको pollution को environmental degradation हो गया, इसको किस तरह से कम किया जा सके, इन issues को भी आजकल economics में देखा जाता है। इनके भी solutions economics से ही निकलते। So इस बात के लिए भी उनको क्रिटिसाइज़ किया गया है कि उन्होंने इकोनॉमिक्स को एक नॉर्मेटिव कैरेक्टर दिया गया। नॉर्मेटिव कैरेक्टर जैसे कि उन्होंने इकोनॉमिक्स को एज एक कॉमेंटेटरी सब्जेक्ट बना दिया था कि इकोनॉमिस्ट कुछ ना करे, लेकिन सिर्फ वो इस बात यही बोले कि क्या हो रहा है इकोनॉमी में, बस इस बात पर तबसरा करे, लेकिन ये ना बताए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात पे ज़्यादा जोर उनका नहीं था। इस बार या उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर ही कर दिया। क्या उनको इस तरह इसलिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव कैरेक्टर दिया, एक कमेंटेटरी कैरेक्टर दिया। अगर आप इकोनॉमिस्ट हैं और आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिस्ट हैं, आप यही कहेंगे कि ये जो हो रहा है ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, लेकिन आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। इसे हम नॉर्मेटिव कैरेक्टर कहते हैं। सो आगे हम देखेंगे उनकी और एक जो लिमिटेशंस थी, जो बहुत ही बड़ी लिमिटेशन उनके सब्जेक्ट, उनके डेफिनेट के आइडिया की थी, वो थी कि उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया कि जो बेसिक प्रॉब्लम होती है किसी भी इकॉनमी की, वो होती है चॉइस एंड सिक्योरिटी, यानी कि चॉइस करना। रिसोर्सेज जब सिक्योर्स हैं तो चॉइस किस तरह से करते हैं लोग क्या करते हैं, पहले ये उन्होंने इग्नोर कर दिया, सिक्योरिटी और चॉइस। इसको हम आगे देखेंगे लियोनार्ड रॉबिन्सन की डेफिनेशन में अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। लियोनार्ड रॉबिन्सन की सिक्योरिटी डेफिनेशन इस तरह से। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये डेफिनेशन जो है मोस्टली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है या वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है लियोनार्ड रॉबिन्सन की। उनका कहना था इकोनॉमिक्स वो साइंस है, उन्होंने इकोनॉमिक्स को एक साइंस कहा जो ह्यूमन बिहेवियर को देखता है। किस रिलेशन में? ह्यूमन बिहेवियर को देखता है इस रिलेशन में कि वो वहाँ पे उनके जो अनलिमिटेड वांट्स हैं बिटवीन एंड्स एंड सिक्योर्स मीन्स ह्यूमन रिलेशन को देखता है, एक ह्यूमन रिलेशन को देखता है इस रिलेशन में कि ह्यूमंस की जो अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, लेकिन जो सिक्योर्स मीन्स होते हैं जिनके भी अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, इस रिलेशन में इकोनॉमिक्स को देखता है। सो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस that studies human behavior as a relationship between ends and secures means जिनके कुछ अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। क्या इसको हम इस तरह से समझेंगे, सपोज आपके पास कुछ अमाउंट है, सपोज एक्स अमाउंट है आपके पास, जिससे आप बहुत कुछ खरीदना चाहते हैं। आप मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं, आप
कोई और कमोडिटी लेना चाहे, सपोज आप लैपटॉप लेना चाहते या और कोई सपोज वाई लेना चाहते हैं, लेकिन आप इनमें से सिर्फ एक ही चीज़ ले सकते हैं। सो ये हुआ कि आपके जो एंड्स हैं वो बहुत सारे हैं लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। सो दिस वाज लियोनार्डो रॉबिन्सन्स डेफिनेशन। सो हाउ यू चूज which commodity you are going to buy, this is the subject matter of economics according to लियोनार्डो रॉबिन्स। ये लियोनार्डो रॉबिन्स की फोटो है। उन्होंने ये कहा था, neither wealth nor human activity should be considered as the subject matter of economics। तो लियोनार्डो रॉबिन्सन की डेफिनेशन के भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपको लग रहे हैं। अगर आप बता सकते हैं क्या है कि आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो अच्छे कमेंट्स होंगे उनके वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और जो वो कमेंटेटर्स होंगे उनके भी नाम हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब इकोनॉमिस्ट पोस्ट क्या समझता है कि इकोनॉमिक्स क्या है। हमने इस तरह से इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने की कोशिश की है। हमने कहा है इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस टू स्टडी एन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है, वो साइंस है जो इकोनॉमी को समझता है, जो इकोनॉमी को समझने की कोशिश करता है। देखिए जी, इकोनॉमी, अब ये आ गया कि इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी से हम ये समझते हैं कि प्रोडक्शन क्या होती है, किसी खास एरिया की प्रोडक्शन क्या है, कंजप्शन क्या है, एक्सचेंज क्या है, जैसे कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में एक्सचेंज किस तरह से हो रहा है, वहाँ उसकी लेवल क्या है, एम्प्लॉयमेंट की लेवल क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की लेवल क्या है, इन्फ्लेशन क्या है वहाँ की, और डिफ्लेशन क्या है, ये भी या ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है उस एरिया की, या बाकी जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनको हम किसी खास एरिया के जो होते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल, जैसे कि ये सब, उन्हीं को इकोनॉमी कहते हैं। यानी इकोनॉमी का मतलब ये है प्रोडक्शन की लेवल, कंजप्शन की लेवल, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट, इन सब वेरिएबल्स की लेवल किसी खास जियोग्राफिकल एरिया को इकोनॉमी कहते हैं। सो इसी को सीखने के लिए, इसी को समझने के लिए इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट है, जो हम समझते हैं कि इकोनॉमी का यही मकसद होता है। सो इकोनॉमी का ये मकसद है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का ये मकसद है कि प्रोडक्शन लेवल को देखा जाए कि एक एरिया की क्या है, क्यों है इस तरह से, इसको आगे बढ़ाना चाहिए या इसी लेवल पे रोकना चाहिए, इसी पेस से चलना चाहिए या इसको बढ़ाना चाहिए। कंजप्शन क्या है, कंजप्शन को किस तरह से बढ़ाया जा सके, कम किया जा सके, कम है तो क्यों कम है, ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी एरिया की क्या है, कैसे है, क्यों है, इस सब को देखना चाहिए। इस सब को देखते हैं उस सब्जेक्ट में जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये एक किसी खास एरिया तक ही महदूद होता है। तो ये वो डेफिनेशन है जिसके into which we are going to dive deep in future videos। फ्यूचर में हम इन सब टॉपिक्स पे वीडियो आएंगे। इन सब टॉपिक्स में हम अच्छे से देखेंगे कि ये क्या है, कि एक इकोनॉमी के रिलेटेड किस तरह से हो। सो अब देखेंगे कि मेजर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। तो मेजर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स को हम देखेंगे। तो इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स के मेजरली दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक इश्यूज जो है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, किसी एक इंडिविजुअल के या किसी एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक एंटिटी के, उनको किस तरह से कॉम्प्रहेंड किया जाता है और किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है। जो भी इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं किसी एक इंडिविजुअल एंटिटी के, एक कंज्यूमर हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, मार्केट हो सकता है, एक सिंगल मार्केट हो सकता है, उस मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन सब को एड्रेस करना ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो इंडिविजुअलिस्टिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनका सलूशन देते हैं। जैसे कि हमने चॉइस प्रॉब्लम देखी, कंज्यूमर की चॉइस, कंज्यूमर किस तरह से कमोडिटीज़ को चूज़ करता है, प्रोड्यूसर किस तरह से
कोई कमोडिटी प्रोड्यूस करता है या उसका जो कॉस्ट क्या होता है प्रोडक्शन में, वो देखते हैं। किसी एक फर्म का कॉस्ट स्ट्रक्चर, किसी एक फर्म का प्रोडक्शन और किसी एक कंज्यूमर का चॉइस बिहेवियर इसमें हम देखते हैं। या और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, आगे हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। सो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का जिसका ताल्लुक क्या होता है उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जो पूरी कंट्री के लिए, कंट्री से रिलेटेड होते हैं। कंट्री नहीं कहेंगे तो स्टेट, अगर हम स्टेट समझते हैं, स्टेट से रिलेटेड होते हैं, उनको मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें एड्रेस होती है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट कैसी है एक कंट्री की, इन्फ्लेशन कैसा है, इन्फ्लेशन को किस तरह से कम किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, या जो उन सबको इस ब्रांच में एड्रेस किया जाता है। तो इसके भी कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी कुछ अपने बड़े बड़े ब्रांचेस आगे होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। सो इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो ये सिखाता है नेचर एंड सोल्यूशन ऑफ दोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विच आर कंसर्न विद द होल इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री या मैनी इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ये है, कंज्यूमर डिमांड थ्योरी हम पढ़ेंगे। इसमें कंज्यूमर किस तरह से चीज़ों को डिमांड करता है, हाउ ए कंज्यूमर डिमांड्स डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बिहाइंड हिज चॉइस। और प्रोडक्शन थ्योरी देखेंगे कि प्रोडक्शन किस तरह होती है कमोडिटीज़ की, वो किन चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं और कौन से चीज़ प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट होते हैं। अब कॉस्ट्स भी देखेंगे, प्रोड्यूस कर लिया तो कुछ कॉस्ट भी आएगा, उस कॉस्ट को भी देखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखेंगे, ये भी स्कोप माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। और माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स ऑफ डिमांड सप्लाई देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर मार्केट स्ट्रक्चर भी देखेंगे, गेम थ्योरी, इट इज़ ए न्यू टॉपिक इन माइक्रो इकोनॉमिक्स कंपेरेटिवली, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इसको भी हम आगे देखेंगे। वेलफेयर इकोनॉमिक्स आल्सो, दिस आल्सो एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको भी आगे हम देखेंगे, इसको डीप अच्छे से पढ़ेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स, इसको भी आगे से देखेंगे, जैसे एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, उससे क्या होता है, मार्केट फेलियर क्या होता है, ये सब हम आगे देखेंगे जो रिलेटेड टॉपिक्स होंगे इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स देखेंगे, जैसे कि जीडीपी क्या हुआ, इन्फ्लेशन क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुई, इन सब को हम देखेंगे। फिर आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटरमिनेशन देखेंगे, आउटपुट किस तरह से एक इकॉनमी में डिटरमाइन होता है, एम्प्लॉयमेंट किस तरह से एक इकॉनमी में डिटरमाइन होता है। सो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक थॉट भी देखेंगे कि जैसे कि केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट देखेंगे, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट देखेंगे, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट देखेंगे, और जो भी इम्पॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ थॉट जैसे कि ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट, इन सब को हम डीप में आगे जाकर पढ़ेंगे। सो दिस इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स देखेंगे, जैसे कि केनेजियन मॉडल्स देखेंगे, आईएसएलएम मॉडल देखेंगे, और बहुत सारे मॉडल्स जो हैं इनको आगे हम देखेंगे, जैसे कि आउटपुट डिटर्मिनेशन मॉडल्स देखेंगे, इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल देखेंगे। और जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आई शुड से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, और ये सब पॉलिसीज़ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में आते हैं। इनका क्या रोल रहता है एक इकोनॉमी में, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन में, किस तरह से ये एक इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, इनको हम देखेंगे। और ग्रोथ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं ग्रोथ इकोनॉमिक्स, जो वेरी लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं उसे हम ग्रोथ इकोनॉमिक्स कहेंगे। ये एक अलग ब्रांच है लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही इसके रूट्स हैं, इसको भी हम आगे